नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा परफ्यूम मेकिंग फाउंडेशन क्लासेस पे। तो आज की इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं परफ्यूम मेकिंग की बेसिक्स के बारे में और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, ऐतिहासिक जो प्रमाण हमारे पास है, जिस तरीके से परफ्यूम मेकिंग किया जाता था एक ज़माने में और वहाँ से लेके आज तक का जो डेवलपमेंट इन सालों में हुआ, उनके बारे में हम इस वीडियो पे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले परफ्यूम मेकिंग की हिस्ट्री हम जानेंगे। देखिए, परफ्यूम मेकिंग का इतिहास बहुत ही पुराना है और ये भारत सभ्यता की या फिर भारतवर्ष की जो प्राचीन सभ्यता है, इस सभ्यता के साथ जुड़ी हुई है। नियर अबाउट 2000 टू 2500 ईयर्स बिफोर BC, जो बिफोर क्रिश्चियन एरा में आता है, उस समय से लेके परफ्यूम मेकिंग की काम इस देश में चल रहा है। जी हाँ, सिंध सभ्यता के समय से डिस्टिलेशन पद्धति को इस्तेमाल किया जाता था। डिस्टिलरीज़ में फूलों को या फिर कुछ प्लांट्स के जड़ों को या फिर उनके छाल को लेके उनकी जो खुशबूदार मटेरियल्स है, उनकी जो ऑयल है, उनको निकाला जाता था डिस्टिलेशन पद्धति से। और उन समय से लेके आज भी परफ्यूम मेकिंग चल रहा है। कई सारे डेवलपमेंट्स आए हैं, कई सारे नए मटेरियल्स को परफ्यूम मेकिंग में इंक्लूड किया गया है, कुछ नए केमिकल्स या फिर कुछ नए चीज़ें इतने सालों के जर्नी में बनी है जो परफ्यूम को और भी शार्पनेस देता है और भी वेलवेटी टेक्सचर देता है। अर्थात जिन परफ्यूम टाइप्स को हम मॉडर्न परफ्यूम्स कहते हैं, पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, जिस चीज़ को या फिर जिस पर्टिकुलर डिस्टिलेशन पद्धति को इस्तेमाल करके परफ्यूम मेकिंग शुरू हुआ था, वो आज भी है दोस्तों। तो सिंपली परफ्यूम मेकिंग के इतिहास के साथ इसकी डिस्टिलेशन पद्धति जुड़ी हुई है। अब डिस्टिलेशन यूनिट को लेके या फिर डिस्टिलेशन पद्धति को लेके हमें जानने की क्या ज़रूरत है। देखिए, डिस्टिलेशन पद्धति को आप जब तक नहीं समझेंगे, आप समझ नहीं पाएंगे कि नेचुरल चीज़ों से कैसे खुशबू को चुराया जाता था और उसी पद्धति में नेचुरल चीज़ों को बैठाने के लिए, अर्थात उन्हें फिक्सेट करने के लिए कैसे किस टाइप की चीज़ों को वो लोग डालते थे पुराने दिनों में और आज क्या होता है, इस डेवलपमेंट के बारे में हम जानेंगे। तो डिस्टिलेशन पद्धति में बेसिकली 4 पद्धति काफ़ी फेमस है। एक आता है स्टीम डिस्टिलेशन, उसके बाद आता है हाइड्रो डिस्टिलेशन, फिर है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और लास्ट है CO2 एक्सट्रैक्शन। तो प्राचीन काल में जो पद्धति इस्तेमाल किया जाता था वो था हाइड्रो डिस्टिलेशन या फिर सिंपली वाटर डिस्टिलेशन। तो स्टीम डिस्टिलेशन पद्धति में एक बड़ा सा डेक होता है जो तांबे का बना हुआ होता है। पुराने दिनों में कुछ मिक्स्ड मेटल्स के बने हुए होते थे, तो ये मिक्स मेटल का भी चलता था, फिर तांबे का जो कॉन्सेप्ट था वो भी था। तो तांबे की डेक में डिस्टिलेशन किया जाता था। यहाँ पे पानी और उसके साथ जो प्लांट मटेरियल्स हैं, फूल हो सकते हैं, जड़ें हो सकते हैं या फिर छाले हो सकते हैं या फिर जो अदर पार्ट्स हैं, प्लांट बेस्ड जो पार्ट्स हैं, उनको एक साथ लेके पानी में डाला जाता था। अब पानी में ये चीज़ें ऑलरेडी बैठे हुए हैं और उसके बाद नीचे से आग को संजोग किया गया है। तो जितना मात्रा में आग को धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे, उतना ही यहाँ पे बॉइलिंग होता जाएगा और ये बॉयल होते होते भाप में परिणत हो जाएगी, अर्थात वो स्टीम बन के वहाँ से निकलना शुरू हो जाएगी। तो ये जो स्टीम है, ये फर्स्ट कंटेनर से अर्थात डेक से एक बीच वाले पाइप से या फिर आप कह सकते हैं कि कंडेंसर से जा रहा है लास्ट वाला सेपरेटर टैंक में, जिसे हम भपका कहते हैं। तो डेक से लेके भपका में जब ये मटेरियल शिफ्ट हो रहा है, तो इस बीच ये भाप में परिणत हो चुका है और उस भाप में ऑयल है, जो नेचुरल ऑयल्स है, उनके साथ वाटर्स है। जो वाटर पार्ट है, यहाँ पे क्या क्या है देखिए। इस वाटर को एक्चुअली हाइड्रोसोल वाटर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऑयल और वाटर की एक मिक्स है और इस मिक्स में जो फूल के जो वाटर होते हैं, अर्थात फूल में भी जो पानी वाला हिस्सा रहते हैं, अल्कोहल भी आप कह सकते हैं, जो नेचुरल अल्कोहल होते हैं, वो यहाँ पे मिश्रित हो जाते हैं, अर्थात ये मिक्स हो जाते हैं। तो ये हाइड्रोसोल वाला वाटर भाप बन के ऑयल को लेके जा रहा है सेपरेटर टैंक में। तो उस सेपरेटर टैंक में क्या हो रहा है, पानी और जो ऑयल है, इन दोनों मटेरियल्स की सेपरेशन किया जा रहा है। तो ये सेपरेशन कैसा है,
देखिए, अगर फूल के ऑयल पतले होते हैं या फिर उनके जो वेट्स है ये अगर हल्के होते हैं, तो ये ऑयल जो है ये वाटर के ऊपर तैरने लगेगा और वाटर इसके नीचे रहेगा। और अगर जो ऑयल निकला वो वाटर से ज़्यादा भारी है, ज़्यादा थिक है, ज़्यादा डेंस है, तो वो नीचे जाएगा, वाटर ऊपर में रहेगा। तो ज़्यादातर देखा गया है कि फूलों की जो ऑयल होता है ये लाइट होती है, हल्की होती है, सो दे नेचुरली फ्लोट ऑन द सरफेस एरिया वेयर द वाटर रेस्ट ऑन द बॉटम पार्ट। तो यहाँ पे बहुत ही साधारण पद्धति से वाटर को अलग से निकाल दिया जाता है, जिसे हम फ्लोरल वाटर कहते हैं। जो ये गुलाब जल होता है या फिर जो भी डाबर गुलाबरी या फिर बाकी कंपनी के जो गुलाब जल होते हैं ना, इन सारे गुलाब जल में ये वाला कंस्टिट्यूएंट रहता है जिसे हम फ्लोरल वाटर कहते हैं। और ऊपर में जो रह गया वो है ऑयल, जिस ऑयल को एक भाषा में हम इत्र भी कह सकते हैं। तो ये इत्र है या फिर एसेंशियल ऑयल है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हर एक डिस्टिल्ड ऑयल या तो इत्र होता है या फिर वो एक टाइप का एसेंशियल ऑयल है। अब एसेंशियल ऑयल होने की क्या फ़ायदा है? देखिए, यहाँ पे डेक पे हम जिस तरह से टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहे हैं उस हिसाब से जो बॉइलिंग हो रहा है वो भी मैनिपुलेटेड होता जा रहा है। अर्थात फूल की या फिर जड़ों की या फिर बाकी प्लांट पार्ट्स की जो ऑयल वाला हिस्सा है, जो खुशबूदार हिस्सा है, वो धीरे धीरे अपने बीच जो केमिकल चेंजेस हैं उनमें धीरे धीरे पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए कि कुछ ऐसे ऑयल है जो बहुत ही वॉलाटाइल है, अर्थात बहुत ही हल्के ऑयल्स हैं। वो पहले 90 डिग्री से लेके 130 डिग्री टेम्परेचर तक निकल गई। उसके बाद जो ऑयल निकल रहा है वो कुछ मान लीजिए 120 के ऊपर से लेके 180 तक की ऑयल है, जो थोड़ा सा भारी ऑयल है उनसे। उसके बाद भी कुछ निकला जो उससे भी भारी है। तो ये जो डिफरेंट मान की जो ऑयल है और उनकी जो डिफरेंट नेचर है, अर्थात उनकी जो वेट है, जो मॉलिक्यूलर वेट है, उनके हिसाब से यहाँ पे बॉइलिंग के टेम्परेचर को भी सेट किया जाता है। तो सबसे पहले कम तापमान में जो निकलेगा वो मोनोटर्पिन टाइप के ऑयल है, अर्थात जो सबसे हल्के पार्टिकल्स होते हैं फूल की या फिर बाकी जो खुशबूदार पार्ट है वहाँ के निकले गए चीज़ें। अब इसके आगे आता है अल्कोहल वाला पार्ट। तो अल्कोहल क्या होता है? नेचुरल अल्कोहल क्या होता है? देखिए, नेचुरल अल्कोहल्स एक ऐसी चीज़ है, ये हर जगह पे उपस्थित है। ये हमारे कॉस्मेटिक्स से लेके खाने की चीज़ों को लेके फूल में या फिर परिवेश में और भी जो ऑर्गेनिक चीज़ें मिलती हैं, इन सारी चीज़ों में नेचुरल अल्कोहल रहता है। क्योंकि अल्कोहल एक ऐसी मटेरियल है, एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें कई सारी चीज़ें समा जाती हैं। तो फूल में जो अल्कोहल्स रहते हैं या फिर जो जड़ों में रहते हैं या फिर और भी जो खुशबूदार पार्ट में रहता है, जैसे कि जेरानियोल, लिनालूल, ये जो टाइप की चीज़ें हैं, ये सारे अल्कोहल हैं। तो इन अल्कोहल्स को हम निकालते हैं एक सर्टेन बॉइलिंग टेम्परेचर में। मान लीजिए वो कुछ 120 से लेके उसका भी ऊपर का जो टेम्परेचर हुआ 180 तक या फिर जो भी हुआ, इस टेम्परेचर में अल्कोहल को निकाला जाता है। तो ये निकल गया नेचुरल अल्कोहल। कभी कभार ऐसा होता है कि टेम्परेचर को फट से बहुत ज़्यादा कर देने से बॉइलिंग प्रोसेस में वो मोनोटर्पिन, जो मोस्ट वॉलाटाइल चीज़ें हैं, सबसे हल्के चीज़ें हैं, फूल की जो सबसे हल्के केमिकल्स हैं, उनके साथ ये अल्कोहल वाले मिक्स हो जाते हैं। कुछ नया टाइप का मटेरियल बन जाता है, वो भी निकल जाता है एक टेम्परेचर में। तो ये रहा अल्कोहल वाला पार्ट। तो उसके बाद सबसे जो भारी मॉलिक्यूल्स हैं, ये सबसे ज़्यादा तापमान में निकलेंगे। ये है सिस क्यू टर्पिन। ये सिस क्यू टर्पिन क्या है? सिस क्यू टर्पिन उन चीज़ों को कहा जाता है जो भारी है, जो एक जगह पे बैठे रहते हैं, खुशबू को फिक्सेट करते हैं, एक बाइंडिंग देते हैं, बहुत ज़्यादा फैलते नहीं पर वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। तो ये सिस क्यू टर्पिन, ये भी फूल की एक पार्ट है या फिर किसी भी एरोमेटिक प्लांट की एक हिस्सा है। तो ये 3 डिफरेंट चीज़ें हैं, मोनोटर्पिन, अल्कोहल और सिस क्यू टर्पिन। ये सारे निकलते हैं डिस्टिलेशन के द्वारा। ये मैंने हाइड्रो डिस्टिलेशन के थ्रू आपको समझाया। अब आते हैं हम स्टीम डिस्टिलेशन में, जो मॉडर्न पद्धति में माना जाता है। स्टीम डिस्टिलेशन में क्या होता है? स्टीम डिस्टिलेशन में वो सेम टाइप का ही काम होता है। एक डेक रहता है जहाँ पे हम स्टीम को छोड़ते हैं। स्टीम माने तो जो आपका भाप होता है। पानी को उबालने के बाद पानी जब भाप में परिणत हो जाता है, उस भाप को हम स्टीम कहते हैं। अब स्टीम में क्या है, देखिए, स्टीम को एक एयर प्रेशर में निकाला जाता है। जितना प्रेशर से स्टीम जाएगा, उस प्रेशर के लिए भी मटेरियल्स पे एक इफ़ेक्ट आएगा।
फिर आता है उसकी टेम्परेचर, कितने तापमान में हम स्टीम को छोड़ने वाले हैं। तो ये जो स्टीम है ये सेम एक भपका या फिर एक बड़ा कंटेनर में आके पहुंचता है, जहाँ पे फ्रैग्रेंट मटेरियल, प्लांट मटेरियल है, फूल हो सकते हैं, जरे हो सकते हैं या फिर छाले हो सकते हैं, जो भी हो, इन पे आके पहले वो स्टीम जाके हिट करता है। अब स्टीम गिरने के बाद यहाँ पे जो डिस्टिलेशन पद्धति है वो शुरू हो जाता है। फिर वो स्टीम पहला कंटेनर से लेके दूसरे कंटेनर में जाता है, मतलब सेपरेटर में जाता है, वही कंडेंसर के बीच से, मतलब जहाँ पे ठंडा पानी गर्म पानी का काम करके हम स्टीम को फिर पानी में या फिर लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। तो स्टीम से भी जो निकलेगा वो सेम मटेरियल होगा, हाइड्रोसॉल वाटर होगा, जिसमें ऑयल रहेगा, नेचुरल ऑयल। वो मोनोटर्पिन रह सकता है, सिस्क्यूटर्पिन रह सकता है, अल्कोहल रह सकता है या फिर इनका मिक्स रह सकता है। डिपेंड करेगा कि किस टेम्परेचर में हमने स्टीम को यहाँ पे छोड़ा था और कितना एयर प्रेशर हमने डाला था। बहुत ज़्यादा अगर एयर प्रेशर को हम डाल देते हैं तो फ्रेगरेंस मॉलिक्यूल्स कभी कभी टूट जाते हैं। अर्थात कुछ चीज़ें होते हैं, कुछ डेलिकेट फ्लावर मटेरियल्स होते हैं, सूक्ष्म चीज़ें होती हैं जो टूट भी जाते हैं ज़्यादा गर्मी और एयर प्रेशर के लिए। तो हर एक फूल का या फिर हर एक प्लांट बेस्ड पार्ट्स की स्टीम डिस्टिलेशन सही नहीं रहता। वैसा ही हाइड्रो डिस्टिलेशन में भी एप्लीकेबल है। कुछ कुछ फूल के पत्ते या फिर उनके ऑयल्स इतना हल्के होते हैं कि वो इतना ज़्यादा एयर प्रेशर या फिर जो टेम्परेचर है, तापमान है, ये सह नहीं सकती। उससे पहले इसकी ऑयल निकल जाता है, मटेरियल्स भी बर्बाद हो जाता है। तो यहाँ पे आता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में क्या होता है, इन चीज़ों को, मतलब प्लांट बेस्ड मटेरियल्स को लेके हम एक सॉल्वेंट में डालते हैं। ये सॉल्वेंट आपका इथेनॉल हो सकता है, जो खुद ही एक अल्कोहल है, और भी कुछ चीज़ें हैं, साइक्लोहेक्सेन है, हेक्सेन टाइप की चीज़ें होते हैं। ये सारे केमिकल बेस्ड सॉल्वेंट्स हैं, यहाँ पे डाला जाता है। फिर सॉल्वेंट में ये चीज़ें गिरने से इनसे ऑयल रिलीज़ हो जाती है, जो सॉल्वेंट में पकड़ लेती है या फिर सॉल्वेंट के साथ वो बैठ जाती है। फिर उस ऑयल को लेके, अर्थात उस सॉल्वेंट वाले ऑयल को लेके हम एक दूसरे कंटेनर पे ले जाते हैं और वहाँ पे धीरे धीरे हम जो तापमान है उसको बढ़ाते हैं। बहुत ही कम तापमान देते हैं, जो ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 98.5 फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट, तो उस टेम्परेचर के आसपास कुछ टेम्परेचर देने से, अर्थात नेचुरल टेम्परेचर ही कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर करने से, वो सॉल्वेंट वाला जो मटेरियल है वो एयर में समा जाता है। अर्थात एयर में वो खुद भाप बन के एयर में मिल जाता है और वहाँ पे पड़ा रहता है फ्लावर वाले ऑयल या फिर प्लांट के जो और भी मटेरियल्स है उनके ऑयल। तो इस तरह से सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन किया जाता है। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में हमें जो मिलता है वहाँ पे हीट, अर्थात तापमान को सबसे कम मात्रा में इस्तेमाल किया गया है। तापमान कम मात्रा में इस्तेमाल करने से यहाँ पे चीज़ों की ओरिजिनलिटी काफ़ी हद तक बरकरार रहती है। पर यहाँ पे जो डिफरेंट तापमान में डिफरेंट टाइप के ऑयल निकलने वाली जो बात है वो वाली फैक्टर नहीं रहती। तो यहाँ पे जो ऑयल निकलेगा इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट ऑयल। तो एब्सोल्यूट ऑयल और एसेंशियल ऑयल में डिफरेंस ये है कि एसेंशियल ऑयल एक तापमान में डिस्टिलेशन करने से निकलता है, जहाँ पे आपका एब्सोल्यूट ऑयल निकल जाएगा सिर्फ एक सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की पद्धति में और बहुत ही थोड़ा बहुत हीट इस्तेमाल होगा जो ना के बराबर है। सिर्फ सॉल्वेंट को एयर में इवापोरेट करने के लिए हमें लगता है। फिर आते हैं हम CO2 एक्सट्रैक्शन में, जो क्रिटिकल CO2 एक्सट्रैक्शन के नाम में जाना जाता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मेनली देखिए जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इसको मतलब प्रेशर डाल के लिक्विड बना के रखा जाता है। ये साइंस की एक बहुत ही आसान चीज़ है। कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेशर डालने से वो लिक्विड में बदल जाता है। तो ये जो लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड है ये खुद ही एक सॉल्वेंट है। यहाँ पे प्लांट मटेरियल को डाला जाता है, फिर प्लांट मटेरियल से जो ऑयल है वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिक्विड सॉल्यूशन में आ जाते हैं। फिर एक वाल्व के द्वारा, मतलब ए पाइप से लेके बी पाइप तक ये जो सॉल्वेंट है वो जा रहा है और बीच में एक वाल्व है। तो इस वाल्व में जैसे ही हम एयर प्रेशर को रिलीज़ करते हैं, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड से जब हम प्रेशर को उठा लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे गैस बन के वहाँ से निकल जाती है और जो फूल से खींचे गए जो ऑयल्स है या फिर बाकी प्लांट मटेरियल से खींचे गए जो ऑयल्स है वो रह जाता है। ये होता है CO2 एक्सट्रैक्शन की पद्धति। तो यहाँ पे हीट की इस्तेमाल कुछ भी नहीं होता। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे ओरिजिनल कंपोजिशन जो होता है ना नेचुरल चीज़ों की, वो CO2 एक्सट्रैक्शन से ही हम ले सकते हैं। इसे एसेंशियल ऑयल भी कहा जाता है, कुछ लोग इसे एब्सोल्यूट ऑयल भी कहते हैं। अब CO2 वाले में भी वही बात है। स्टीम और हाइड्रो डिस्टिलेशन में जैसे तापमान के अनुसार हम ऑयल की क्वालिटीज़ को बदल सकते हैं। मोनोटर्पिन निकला, कभी अल्कोहल निकला, कभी सिस्क्यूटर्पिन निकला, अर्थात हल्के मॉलिक्यूल, भारी मॉलिक्यूल, अल्कोहल वाली चीज़ें।
इन टाइप के घटना को हम यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। जो भी निकलेगा वो टोटल मटेरियल निकलेगा, ठीक है। तो इस डिफरेंट पद्धति को इस्तेमाल करके या फिर ये सारे डिफरेंट पद्धति को इस्तेमाल करके हम जो ऑयल निकालते हैं, जो एसेंशियल ऑयल होता है या फिर एब्सोल्यूट ऑयल होता है, उन्हें हम इस्तेमाल करते हैं अपने काम में, अर्थात इनको लेके हम परफ्यूम मेकिंग करते हैं। अब ये एसेंशियल ऑयल जब पुराने दिनों में निकलना शुरू हुआ तब लोग डायरेक्टली एसेंशियल ऑयल को इत्र के तौर में अप्लाई करते थे, इस्तेमाल करते थे। वो जड़ी बूटी में भी उसे डालते थे, वो मेडिसिन में इस्तेमाल होता था, रूप चर्चा में इस्तेमाल होता था, ब्यूटी पर्पस में, और भी कई सारे फूड फ्लेवरिंग था, कई सारे काम था वहाँ पे। तो ऐसे ही परफ्यूम इंडस्ट्री में ये एसेंशियल ऑयल, डिस्टिलेशन वाले एसेंशियल ऑयल जो हाइड्रो डिस्टिलेशन पद्धति से होता था, उनका सिलसिला चलता आया है। अब आज के ज़माने में ये जो एसेंशियल ऑयल निकलता है, इस एसेंशियल ऑयल का एक रिपोर्ट निकाला जाता है, उसे GCMS रिपोर्ट कहते हैं, GLC रिपोर्ट भी बनता है। ये आगे जाके आगे की क्लास में हम डिटेल में समझाएंगे। तो इस रिपोर्ट में इन चीज़ों में क्या क्या केमिकल है, अर्थात इस एसेंशियल ऑयल में कौन से मोनोटर्पीन है, कौन से अल्कोहल्स है, कौन से सिस्क्यूटर्पीन है, इसको देखा जाता है इस रिपोर्ट के द्वारा। अब उस रिपोर्ट को देख के, उनके केमिकल कंपोजिशन को समझ के, फिर उन्हीं चीज़ों को लैब में सिंथेटिक के तौर में बनाया जाता है। तो जो सिंथेटिक बना वो कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि वो आसमान से आके गिरा या फिर कुछ नया कंसेप्ट है, ये कुछ नहीं है। ये नेचुरल चीज़ों को एक साइड में रख के उनकी कॉपी को देख के ही बनाया गया है। तो काम वही होता है, वो पुराने दिनों में भी जो था आज भी वही है, सिर्फ इन चीज़ों की लैब वाले वर्जन को हम इस्तेमाल करते हैं। और सिंथेटिक चीज़ों में ताकत, लाउडनेस थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इतना सा सिंपल सी बात है। अभी डिस्टिलेशन के जो पद्धति को मैंने आपको समझाया, ये आपको हमारे नोट्स में भी पढ़ना है, और आगे जाके आप जो भी समझ ना पाए या फिर जो आपके समझ से बाहर लगा, वो आप मुझसे डिस्कशन करेंगे और मैं आपको इन चीज़ों को और भी डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।